हाई लेवल। आज के सेशन में गेट 2024 का और भी कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला सेशन में हम लोग 15 क्वेश्चन डिस्कस किया था, इसमें भी और भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चन इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। और पहला जो सेशन था उसमें जो क्वेश्चन डिस्कस किया गया था उसमें देखिए कि क्रिएटिविटी का जो क्वेश्चन था उसका आंसर 4C/5 होगा। एक क्वेश्चन ऐसा था कि क्वांटम मैकेनिक्स का, जिसमें बोला गया था कि 1D पोटेंशियल इनफाइनाइट पोटेंशियल बैरियर है और उसमें पूछा गया था कि एक स्पेसिफिक स्टेट गिवन था और बोला गया था कि इस स्टेट के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी का वैल्यू क्या आएगा। ऑप्शन जो था ऐसे 3/2E1, 17/6E1, ऐसे करके 4 ऑप्शन गिवन था। और ये जो क्वेश्चन था एक्चुअली MCQ टाइप क्वेश्चन था। तो देखो कि इसमें सॉल्व करने के लिए जो होता है कि ई का एक्सपेक्टेशन वैल्यू दैट इज एक्चुअली जो है कि √2/3, तो दैट मींस एक्चुअली 2/3 इसका मॉड स्क्वायर और जो है कि मल्टीप्लाई ऑफ इधर जो आएगा कि एनर्जी साई1 के लिए जो एक फंक्शन था इसका जो एनर्जी बोला गया था वो E1 और साई2 के लिए जो एनर्जी बोला गया था दैट इज एक्चुअली E2 और साई3 के लिए E3। तो फिर क्या होगा कि इसमें 106 और जो है इसमें E2 और इसमें जो है कि 106 और ये जो एनर्जी है साई3 के लिए E3। तो फिर देखिए कि इनफाइनाइट पोटेंशियल बैरियर बोला गया था, दैट मींस एक्चुअली क्या है कि 2/3 ऑफ E1 और ये जो है कि 106 और E2 जो होता है एक्चुअली क्या होता है कि E2 इक्वल टू 1D पोटेंशियल के लिए जो है कि n² ऑफ E1 ऐसे रिलेशन आता है। दैट मींस एक्चुअली क्या होगा कि n का वैल्यू 2 था, इसलिए E2 के लिए क्या आएगा कि 4 ऑफ E1 और E3 के लिए सिमिलरली आ जाएगा 9 ऑफ E1। तो इसमें देखिए क्या होगा कि दैट इज एक्चुअली 4 ऑफ E1 प्लस जो है कि 106 ऑफ 9 ऑफ जो है कि E1। ओके, तो इसको कैलकुलेट करने से जो रिजल्ट आ रहा है वो है कि 17/6 E1 के टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए बोला गया था। तो जो ऑप्शन 17/6 था वो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था कि अकॉर्डिंग टू द सेल मॉडल द डिफरेंस बिटवीन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ O815 एंड N715 और नेटली इस जो है कि मैग्नेटिक मोमेंट का जो डिफरेंस है दोनों नेटली के लिए वो क्या था कि A/3 म्यून और म्यून जो है कि मैग्नेटिक जो न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन होता है वो जो है यूनिट ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, तो म्यून जो गिवन था मतलब क्या है कि म्यून से डिफाइन क्या करने के लिए बोला गया था। और इसमें देखिए कि एक ए गिवन था और ये जो पूछा गया था कि ऐसा फॉर्म आएगा, ये जो डिफरेंस और इसमें ए का वैल्यू क्या होगा वो पूछा गया था। और इसमें बोला गया था कि इंटीजर मैग्नीट्यूड या डेसिमल में आपको लिखना था। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन आपको कैसे करना था कि ये जो O815 न्यूटन था इसमें देखिए कि न्यूट्रॉन जो है ऑड नंबर है। ठीक है, और इसके लिए क्या होगा कि जो है कि N715 के लिए इसमें जो है कि प्रोटॉन जो है ऑड नंबर है। तो ऑड प्रोटॉन या ऑड न्यूट्रॉन के लिए जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है उसको आपको लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए क्या होगा कि O815 के लिए इसमें तो जो है कि एक्चुअली n जो है कि 7 है। ठीक है, n जो है 7 और इसमें देखिए कि प्रोटॉन का वैल्यू जो है कि 7 है। तो इधर देखिए जो फॉर्मूला होता है तो पहले डिस्कस कर देते हैं कि क्या होगा इसमें। तो इसमें जो हो रहा है कि ऑड न्यूट्रॉन आ रहा है। ठीक है, तो ऑड न्यूट्रॉन के लिए क्या होता है जो फॉर्मूला होता है देखिए इसमें आपको ऑर्बिटल सीक्वेंस में लिखना है सेल मॉडल से 1s half 2 1p 3/2 4 एंड जो है कि 1p हाफ 4 2 6 यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए ए का वैल्यू जो है कि 1 p स्टेट है, दैट मींस ए का वैल्यू जो है कि हाफ और जी का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज एक्चुअली n-1 सो दैट मींस एक्चुअली 1 - हाफ सो दैट इज एक्चुअली ए हाफ आ रहा है ऐसे। दैट मींस एक्चुअली क्या है कि जे का जो वैल्यू है n-s है। ठीक है, n-s है। तो इसमें देखिए कि इसको सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला होता है कि ऑड न्यूट्रॉन के लिए वो जो है एक्चुअली क्या है कि ऑड न्यूट्रॉन के लिए n-s के फॉर्म में जो फॉर्मूला होता है -j/j+1 और इसमें जो है कि Gn/2 और जो यूनिट है म्यून, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें से देखिए कि इसमें j का वैल्यू
हाफ पुट करने से जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज एक्चुअली क्या है, इसको कैलकुलेट करने से जीएन का वैल्यू जो होता है कि 1.91 माइनस 1.91 मल्टीप्लाई ऑफ 2, ठीक है। तो ये होता है और माइनस से माइनस से प्लस आ जाएगा और जे का वैल्यू हाफ लेना है। तो ऐसे करके कैलकुलेट करने से इसका जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज एक्चुअली 1/3 ऑफ 1.91 न्यूटन, ठीक है। यूनिट जो है कि न्यूटन पे, तो ये आ रहा है इसके लिए। तो सिमिलरली इस केस में क्या आएगा कि इसमें कि फोर टर्म जो है कि ऑड है, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है n माइनस एस यहाँ पे भी है, क्योंकि देखिए कि यहाँ पे भी आपको ऑर्बिटल सीक्वेंस लिखेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या है कि जे आएगा हाफ। तो हाफ मीन्स एक्चुअली n माइनस एस आ रहा है। तो n माइनस एस फॉर ऑड प्रोटॉन के लिए जो फार्मूला होता है दैट इज एक्चुअली जो है कि मैग्नेटिक मोमेंट जे, मैग्नेटिक मोमेंट को आप म्यू जेड से डिफाइन कर सकते हो। तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू जेड इक्वल टू जो है कि जे अंडर जे प्लस 1 और इसमें जो है कि फार्मूला जे ऑफ जे प्लस 3 अंडर 2 और इसमें जो है कि माइनस जो है जी पी अंडर जो है कि 2 और इसमें जो है कि न्यूक्लियर मैग्नेटॉन, ठीक है। और जी पी का जो वैल्यू होता है जी पी इक्वल टू जो है कि 2.79 मल्टीप्लाई ऑफ 2, ठीक है। 2 कैंसिल आउट होगा तो 2.79 यहाँ पे रखना है। तो जी का वैल्यू जो था इसके लिए भी क्या आएगा कि हाफ आ जाएगा ऑर्बिटल सीक्वेंस से। और इसमें जो रिजल्ट आ रहा है तो वो आ रहा था कि माइनस 0.263 न्यूटन ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस करने से जो रिजल्ट आ रहा है आप लोग को एक बार कैलकुलेशन कर सकते हो बाद में भी। देखो कि इसमें रिजल्ट जो आ रहा है तो कैलकुलेशन आप लोग देख लेना, ठीक है। प्रोसीजर ऐसे था कि 2.70 अंडर 3 ऑफ न्यूटन, तो डिफरेंस पूछा गया था। तो इसमें से इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा उसका डिफरेंस पूछा गया था। तो दोनों डिफरेंस करने से रिजल्ट जो आ रहा है ऐसे रिजल्ट आएगा। तो दैट मींस एक्चुअली ए का वैल्यू जो है कि ये 2.7 ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। और नीचे में यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है। जी का वैल्यू आपको चाहिए था और जी का वैल्यू एक क्वेश्चन में गिवन नहीं था, बट जो है कि और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए जो J इक्वल टू n माइनस एस के लिए एक फॉर्मूला होता है और J इक्वल टू n प्लस एस के लिए जो फॉर्मूला होता है, बट इसमें दोनों केस के लिए J इक्वल टू n माइनस इसके लिए फॉर्मूला यूज करना है। तो देन दोनों में जो रिजल्ट आ रहा है उसका डिफरेंस पूछा गया है और अंडर 3 पूछा गया था। तो इस वैल्यू क्या होगा तो पूछा गया था और यूनिट जो बोला गया था न्यूक्लियर मैग्नेटॉन, ठीक है। थोड़ा देखो कि वॉइस थोड़ा प्रॉब्लम है तो ठीक है कोई तो देखिए कि इसमें सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था कि फोर्थ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के साउंड का जो क्वेश्चन ऑसिलेशन से पूछा गया था। तो देखिए क्या था कि ऐसा इक्वेशन गिवन था कि x डबल डॉट प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इक्वल टू m नॉट cos ऑफ ओमेगा नॉट t। और इसमें देखिए कि एक बाउंड्री कंडीशन भी गिवन था जो है कि x डॉट 0 इक्वल टू 0 एंड x 0 इक्वल टू 0 और बोला गया था कि x ऑफ t का डिपेंडेंसी क्या आएगा, t ऑफ sin ओमेगा t, t cos ओमेगा t, ऐसे करके 4 ऑप्शन गिवन था। ये भी एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इसमें देखिए कि जो यहाँ पे था एक्चुअली x ऑन t इक्वल टू क्या होगा कि इसमें a sin ऐसे लिख सकते हो a sin ओमेगा t प्लस जो है कि b sin ऑफ दिस इज एक्चुअली b cos ऑफ जो है कि ओमेगा t। और इसमें देखिए कि x2t दैट इज इक्वल टू 1 अंडर जो है कि स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर और इसमें जो है कि m नॉट और cos ऑफ ओमेगा नॉट, ठीक है। x1t ऐसे आपको वैल्यू देना है तो फिर जो है कि देखिए कि x2 को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और जो इसमें देखिए कि जो बाउंड्री कंडीशन गिवन था या जो रिलेशन गिवन था कि m नॉट जो cos ओमेगा नॉट t ऐसे गिवन था और ये जो था t, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन से m नॉट t और यहाँ पे जो है कि 1/2t और यहाँ पे आ रहा है कि cos ऑफ ओमेगा नॉट t। सो दैट मींस एक्चुअली जो आ रहा है कि m नॉट t अंडर 2 ऑफ इधर जो आएगा कि जो है कि cos का sin ऑफ ओमेगा नॉट t आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। जो है कि d इनवर्स होगा तो cos का क्या आएगा कि sin ऑफ ओमेगा नॉट t। और जो बाउंड्री कंडीशन गिवन था x नॉट 0 इक्वल टू 0 x 0 इक्वल टू 0, तो इसमें से जो रिजल्ट आ रहा है एक्चुअली आपको देखना था कि x t का डिपेंडेंसी क्या है, तो एक्चुअली t ऑफ जो है कि sin ऑफ ओमेगा नॉट t। तो ये जो डिपेंडेंसी था ये ऑप्शन करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या था कि बोला गया था ऐसे SPP द एंट्रोपी ऑफ द एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल रिस्पेक्टिवली।
तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि चार ऑप्शन गिवन था और उसमें बोला गया था कि व्हिच इज आर द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, ऑप्शन क्या ऑप्शन, देखिए ये जो क्वेश्चन था एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन था। तो क्या बोला जा रहा है कि एंट्रोपी एंटी फेरो फेरो एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल में जो होता है तो इन तीनों में से कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए पहला जो है कि एंट्रोपी जो होता है ए इक्वल टू क्या होता है कि ए ऑफ एल एन ओमेगा, ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। और ये तो पता है कि ओमेगा जो है एक्चुअली क्या है कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट सबसे ज़्यादा होता है एंटी फेरो के लिए कंपैरिजन ऑफ जो है कि फेरो, एंड फेरो ज़्यादा होता है और द पैरामैग्नेटिक मटेरियल से, ठीक है। ये होता है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। तो इसमें देखिए कि तो एंट्रोपी क्या आएगा, तो एंट्रोपी फिर ऐसे आ जाएगा कि के एल एन ऑफ जो है कि ओमेगा ए, इसके लिए सबसे ज़्यादा आएगा, दैट मीन्स सबसे ज़्यादा एंट्रोपी होगा कि एंटी फेरो के लिए, बाद में फेरो, एंड सबसे कम जो होगा वो है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या है कि इसमें जो ऑप्शन है देखिए ए जो है एक्चुअली क्या है कि इक्वल टू 4 ऑफ एस एफ, ठीक है। दैट मीन्स फेरो का जो एंट्रोपी है वो क्या है कि एंटी फेरो से इक्वल हो रहा है एक कांस्टेंट या 4 मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है, कि ज़्यादा है तो इसलिए इससे कुछ काम मल्टीप्लाई होके ये हो सकता है, ठीक है। ये देखो इसमें बोला गया था कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने का पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो देखो कि इस ए जो है वो ग्रेटर है जो है कि एस पी से, ठीक है। एंटी फेरोमैग्नेटिक का जो एक्चुअली क्या है एंट्रोपी जो है वो ज़्यादा है पैरामैग्नेटिक से, ठीक है। तो इसमें देखिए ये जो है ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है कि पैरा से एंटी फेरो का जो एंट्रोपी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और ये भी तो करेक्ट है कि फेरो से एंटी फेरो का ज़्यादा है, बट ये जो है देखिए कि एंट्रोपी पैरा का क्या है कि ज़्यादा है, फेरो से ये नहीं हो सकता है, क्योंकि एंट्रोपी जो होता है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट से डिफाइन हो रहा है कि ये जो है बोल्ट्जमैन लॉस इज इक्वल टू के बी एल एन, जो है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बी एल एन होगा। तो इसमें से ऑप्शन जो होना चाहिए कि ए बी एंड डी, तो ऐसा ऑप्शन था, तो फिर इसमें ऑप्शन जो ए 3 जो है करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या था कि लेट एनी एंड द टी जो है कि काइनेटिक एनर्जी एंड एनी जो बोला गया था डिनोट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड इन द न्यूक्लियर बीटा डीके, बीटा डीके के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कि एनी, एंड जो है कि जो काइनेटिक एनर्जी जो है कि टी। तो क्वेश्चन क्या था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज करेक्ट। तो इसके एक क्वेश्चन था, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था। तो इसमें बोला जा रहा है कि बीटा डीके के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए कि ये जो ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, ठीक है। बीटा डीके का जो ग्राफ ये आता है एक्चुअली यहाँ पे है कि एनी और इधर पे है कि टी, तो ये ग्राफ करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया था फॉर ए गिवन वेव फंक्शन साई एक्स इक्वल टू ई ओवर माइनस ऑफ आई अल्फा एक्स प्लस बीटा, बीटा जो यहाँ पे बोला गया था एक कांस्टेंट था, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या बोला गया था कि पोटेंशियल पूछा गया था। तो देखिए कि इधर जो है कि एक कांस्टेंट है और ये जो है तो फिर इसको छोड़िए, तो क्या आ रहा है कि यू ओवर माइनस ऑफ अल्फा के एक्स, तो दैट मींस एक्चुअली क्या है कि e टू द पावर ऑफ i के x e टू द पावर माइनस ऑफ i के x ऐसे फॉर्म में आ रहा है। ये जो है कि प्लेन वेव का वेव फंक्शन होता है या वेव होता है, प्लेन वेव इसमें डिफाइन होता है कि प्लेन वेव का जो वेव होता है e ओवर ऑफ प्लस माइनस i के x, तो कहाँ पे होता है दैट इज एक्चुअली जो है कि पोटेंशियल जिसमें जीरो होता है, ठीक है। प्लेन वेव मतलब क्या है कि जो है कि पोटेंशियल जीरो, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन Vx इक्वल टू 0 ये करेक्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया था बीटा इज ए कांस्टेंट, ऐसा कुछ रियल कांस्टेंट ऐसा बोला गया था। तो ये जो हो रहा है कि प्लेन वेव का वेव फंक्शन हो रहा है या प्लेन वेव को डिफाइन हो रहा है, तो दैट मींस एक्चुअली जो पोटेंशियल होना चाहिए दैट इज एक्चुअली फ्री पार्टिकल के लिए जैसे होता है वही होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या था कि इन फेज डेंसिटी रो is a function of QPT and the Hamiltonian H is a QP and एक condition given था कि d rho under dt equal to 0, then implies that चार ऑप्शन गिवन था। तो देखिए इसमें जो है कि आर्नस्ट थ्योरी जो होता है कि कोई भी एक ऑब्जर्वेबल या कोई भी एक क्वांटिटी का जो रेट ऑफ चेंज होता है dt ऑफ a इक्वल टू क्या होता है कि पॉइसन ब्रैकेट ऑफ
एच ए से ए जो है जो क्वांटिटी है और उसका क्या होता है कि हैमिल्टोनियन से पॉइसन ब्रैकेट और जो होता है कि प्लस जो है कि डेल रो अंडर डेल टी। दिस इज एक्चुअली वेल नोन आइडेंटिफाइड थ्योरी। ओके, तो देखिए इसमें क्वेश्चन में बेसिकली डिफाइन किया गया था कि ये जो चेंज हो रहा है कांस्टेंट जो है चेंज ऑफ कांस्टेंट ऑफ मोशन एक्चुअली क्या है कि इसमें डी रो अंडर डी टी जो है कि जीरो बोला गया था। तो इसमें आपको लिखना है कि डी रो अंडर डी टी, ये जो है यहाँ पे रो है, एक्चुअली क्या है कि ए से ए क्या होगा रो आ जाएगा और इधर जो है कि एच और इधर जो है कि प्लस जो है कि डेल रो अंडर डेल टी। तो देखिए ये क्वेश्चन में गिवन था जीरो, तो क्या है दैट मींस एक्चुअली डेल रो अंडर डेल टी जो है कि इक्वल टू माइनस ऑफ जो है कि पॉइसन ब्रैकेट ऑफ रो एच। तो देखिए क्या है कि डिपेंडेंसी कैसे आ रहा है कि डेल रो अंडर डेल टी इज प्रोपोर्शनल टू रो एच, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट है। जो ऐसा ऑप्शन था वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया था कि एक डायोड था, ये जो था एक आइडियल डायोड, दिस इज आइडियल डायोड, एक कैपेसिटर, एक इनपुट जो वोल्टेज इनपुट जो वेवफॉर्म वो गिवन था। क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसका आउटपुट वेवफॉर्म कैसे होगा, ठीक है, इसका आउटपुट वेवफॉर्म कैसे होगा। तो देखो पहले जो है कि ये जो सर्किट था, ये सर्किट क्या था कि देयर इज एक्चुअली क्लैंपर सर्किट। ओके, तो क्लैंपर सर्किट के लिए क्या होता है कि फॉरवर्ड बायस के लिए वी आउटपुट जो होता है कि जीरो होता है क्योंकि कैपेसिटर इन चार्ज। ओके, एंड जो है कि रिवर्स बायस के लिए क्या होगा कि वी नॉट जो होता है कि 2vi आ जाएगा, ठीक है। तो दैट मींस जो ग्राफ आएगा कि फॉरवर्ड बायस के लिए क्या होगा कि वी आउटपुट जो जीरो आ जाएगा, तो फॉरवर्ड बायस के लिए जीरो, दैट मींस ये जो ग्राफ आएगा, और रिवर्स बायस के लिए क्या आएगा कि इनपुट जैसे था उससे दुगुना आ जाएगा, ठीक है, 2vi आ जाएगा, दैट मींस ऐसे ग्राफ आएगा। दिस इज ए क्लैंपर सर्किट। ओके, तो क्लैंपर सर्किट के लिए क्या होता है कि इन फॉरवर्ड पास जो कैपेसिटर है वो चार्जिंग होता है और रिवर्स पास में कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग। ओके, तो इसलिए इस राइट ऑप्शन होना चाहिए, इस ऑप्शन का ये करेक्ट है। और इस वोल्टेज एक्चुअली क्या हो रहा है कि दैट इज एक्चुअली 6 वोल्ट, ठीक है, 6 वोल्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या था कि फॉर ए कैनोनिकल एंसेंबल पार्टीशन फंक्शन इज गिवन दैट इज q इक्वल टू 1 under n factorial of v under lambda cube. The chemical potential is mu and the n under v equal to given 0.5 of 10 over minus of 15 m over minus 3. Then क्वेश्चन पूछा गया तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू क्या होगा, और यहाँ पे देखिए m over minus 3 ये यूनिट बोला गया था। देखिए कि इसमें और भी जो था कि स्टार्लिंग अप्रोक्सीमेशन उस कंडीशन वो भी गिवन था, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या चाहिए कि आपको पार्शियल फंक्शन गिवन था, तो फ्री एनर्जी फंक्शन जो होता है कि एफ इक्वल टू माइनस ऑफ के एल एन और जो है कि पार्शियल फंक्शन दैट इज एक्चुअली क्यू या जेड, दैट मींस क्या हो रहा है कि के ऑफ जो है कि के एल एन यहाँ पे के टी होता है माइनस के टी एल एन जेड, तो या क्यू, तो माइनस ऑफ के टी एल एन और 1 अंडर ऑफ एन फैक्टोरियल, और इसमें जो है कि वी अंडर लैम्डा ओवर क्यू एंड होल ओवर क्या है कि एन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में गिवन था पार्शियल फंक्शन, एक क्वेश्चन में गिवन था 1 अंडर एन फैक्टोरियल वी अंडर लैम्डा क्यूब होल ओवर एन। देखिए कि इधर से क्या आ रहा है कि माइनस ऑफ के टी और इधर जो आएगा कि एन ऑफ एल एन और वी अंडर लैम्डा क्यूब, और इधर जो है कि माइनस ऑफ एल एन ऑफ एन फैक्टोरियल, ठीक है। तो इधर से क्या आ रहा है कि माइनस ऑफ के टी और इधर जो है कि एन ऑफ एल एन वी अंडर लैम्डा क्यूब, वी अंडर लैम्डा क्यूब, और माइनस जो है कि ये जो स्टार्लिंग अप्रोक्सीमेशन होता है वो क्वेश्चन में गिवन था एन 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 फैक्टोरियल इक्वल टू एन ऑफ एन एन माइनस जो है कि एन, ये होता है। तो ये क्वेश्चन में गिवन था, इसको लगाना है, दैट इज एक्चुअली एन ऑफ एल एन माइनस ऑफ एन, ये एन का वैल्यू लार्ज होने से ये आता है स्टार्लिंग अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, का रिजल्ट यही आता है। तो इसको लगाना है, दैट मींस एक्चुअली क्या है कि इसमें से देखिए कि फ्री एनर्जी फंक्शन आ गया, दैट मींस केमिकल पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू डेल एफ अंडर जो है कि डेल एन, और इसमें जो आएगा कि V और एन टी जो है कि कांस्टेंट, तो इसमें क्या आ रहा है, तो दैट इज एक्चुअली माइनस के टी ऑफ एल एन जो है कि V अंडर लैम्डा क्यूब ये आ रहा है, और जो है कि माइनस ऑफ एन मल्टीप्लाई ऑफ 1 बाई एन माइनस ऑफ एल एन ऑफ प्लस जो है कि 1 ये आ जाएगा, ठीक है। इसको एन से डिफरेंशिएट करना है,
तो ये रिजल्ट आ रहा है। देन देखिए इसमें क्या आ रहा है कि माइनस ऑफ के टी, और इसमें जो है कि एन एन और जो है कि वी ओवर लैम्डा ओवर क्यूब ऑफ एन, ये आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इधर जो है ये एन कैंसिल आउट हो रहा है, तो 1 माइनस 1 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। और यहाँ पे जो था माइनस ऑफ एन एन था, तो ये नीचे में आ जाएगा। दैट मींस एक्चुअली तो ये रिजल्ट आ रहा है फिर केमिकल पोटेंशियल का। तो फिर देखिए कि एन एन वी अंडर जो है कि लैम्डा क्यूब एन जो है इक्वल टू क्या आ रहा है, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ जो है कि म्यू अंडर के टी, ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो फिर देखिए कि इधर से क्या आ रहा है कि ई ओवर आपको लिखना है, तो ई ओवर म्यू अंडर के टी, तो क्या मिलेगा इसमें, एन एन जो चला जाएगा तो इधर आ जाएगा एन अंडर वी ऑफ जो है कि लैम्डा क्यूब, ये आ रहा है। ठीक है, तो फिर देखिए कि 1 अंडर लैम्डा क्यूब ई ओवर म्यू अंडर के टी, तो इधर से जो बन रहा है दैट इज इक्वल टू एन अंडर वी आ रहा है। और ये जो एन अंडर वी का वैल्यू उसमें गिवन था, तो फिर क्या होगा कि दैट इज एक्चुअली जो है कि ई ओवर, तो आपको चाहिए जो वैल्यू आपको चाहिए दैट इज एक्चुअली क्या है कि ई ओवर म्यू अंडर के टी, जो क्वेश्चन में पूछा गया था, के टी अंडर जो है कि लैम्डा ओवर क्यूब, एंड उसके साथ जो था कि 10 ओवर 25, इसका वैल्यू एक्चुअली पूछा गया था। तो दैट इज एक्चुअली क्या है कि ये जो वैल्यू आ रहा है, देखिए कि ई ओवर म्यू अंडर के टी अंडर लैम्डा क्यूब, ये वैल्यू जो आ रहा है एन अंडर वी से इक्वल है। दैट इज एक्चुअली एन अंडर वी मल्टीप्लाई ऑफ 10 ओवर 25। तो ये जो क्वेश्चन में एक्चुअली गिवन था, एन अंडर वी का वैल्यू गिवन था 2.5, ये क्वेश्चन में गिवन था कि 2.5 10 ओवर जो था कि 10 ओवर क्या था कि माइनस 25, और इसमें जो था कि जो यहाँ पे जो है 10 ओवर 25। तो देखो 25 और माइनस ये तो कैंसिल आउट हो रहा है दोनों, और इसमें जो बच रहा है कि 2.5। ठीक है, तो और यूनिट जो गिवन था ये होगा -3। तो दैट इज एक्चुअली इसका जो आंसर है कि 2.5 m - 3। तो ये रिजल्ट करेक्ट है इसका। तो देखिए सॉल्यूशन बहुत आसान था कि फ्री एनर्जी फंक्शन देन केमिकल पोटेंशियल देन ऐसा एक फॉर्म आएगा जो इक्वल होगा एन अंडर वी से, और एन अंडर वी का वैल्यू उसमें गिवन था, और स्टार्लिंग एक्वेशन भी क्वेश्चन में गिवन था। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन का रिजल्ट क्या होगा कि 2.5। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या था कि फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ(x) इक्वल टू जो है कि डेफिनेशन गिवन था कि एफ(x) इक्वल टू ऐसा है, m इक्वल टू ऐसा है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बोला गया था कि, और जो एक कंडीशन था कि एफ ऑफ g इक्वल टू क्या है कि 1/√2π एफ यू ऑफ g ऑफ x माइनस u ऑफ t, तो ऐसे गिवन था। ठीक है, तो और बोला गया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड आर ट्रू। तो एक क्वेश्चन जो है कि MSQ है, MSQ टाइप क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखो इसमें ना फूरियर ट्रांसफॉर्म से प्रॉपर्टी से दो जो है कि 2 या 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन था उसमें MSQ से देखिए उसमें था। देखिए पहला जो है कि fx और gx का, ठीक है, प्रोडक्ट, और उसका जो प्रोडक्ट देखो क्या होता है कि प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म जो कहता है कि f ऑफ जो है fx प्रोडक्ट ऑफ जो है कि gx, तो ये जो होता है दैट इज इक्वल टू फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ x एंड जो है कि f ऑफ जो है कि f ऑफ gx। ठीक है, तो ये आता है दैट इज एक्चुअली क्या है कि इसमें से देखिए क्या होगा कि f ऑफ g, दैट इज f ऑफ g, ये जो है कि फूरियर ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ पे बोला गया था क्वेश्चन में कि ये जो डिफाइन हो रहा है, ये जो ऐसा क्या से डिफाइन हो रहा है, दैट इज एक्चुअली फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो इक्वल क्या है कि दैट इज एक्चुअली इक्वल हो रहा है कि f ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म और जो है कि g का फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो ये जो था एक्चुअली करेक्ट था। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। ये प्रॉपर्टी जो होता है ऐसे होता है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो, तो दैट इज एक्चुअली ये ऑप्शन करेक्ट है। तो नेक्स्ट देखिए क्या था कि नेक्स्ट जो है ठीक है, देखो नेक्स्ट देखो क्या था कि जो है ऐसा था कि इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है एफ ऑफ मान लीजिए कि एफ ऑफ एस और जो है कि जी ऑफ एस ऐसा। ठीक है, तो दैट इज एक्चुअली एफ ऑफ जो है कि जी, दैट इज एक्चुअली एफ ऑफ इनवर्स जो है कि एफ ऑफ एस एंड जो है कि एफ ऑफ इनवर्स ऑफ जो है कि जी ऑफ एस।
ठीक है, कैपिटल जी कर दीजिए, तो ऐसे होता है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये जो है कि एक्चुअली देखिए ऐसा तो ऑप्शन में करेक्ट नहीं था। इनवर्स सर बोला नहीं गया था। ठीक है, तो इनवर्स का भी प्रॉपर्टी यही होता है, तो ठीक है इसको छोड़ दीजिए, मतलब ए भी रह सकता है। ठीक है, तो इसको भी देखिए ऑप्शन ना एक्चुअली क्या था वो उसके साथ आपको डिस्कस करना है। ठीक है, नहीं देखो जो बाकी जो दो ऑप्शन है, ठीक है, तो जो है कि ऐसा एक ऑप्शन था, ये जो वाला ऑप्शन क्या था कि एफ ऑफ जी क्रॉस ऑफ एफ, ये जो वाला पार्ट। ठीक है, इसमें थोड़ा देखना है, तो ये क्या होगा, ये जो है ना एक्चुअली ए प्रॉपर्टी लगाने से ए भी करेक्ट हो जाएगा, दोनों ऑप्शन करेक्ट था एक्चुअली। ठीक है, तो देखो इसको भी आप देख सकते हो कैसे आ रहा है। ठीक है, जैसे देखो कि एफ ऑफ जी दैट इज इक्वल टू ना 1/2 पाई, तो इसको प्रॉपर्टी से लगाएंगे कि द डेफिनेशन होता है प्लस माइनस प्लस ऑफ एफ ऑफ यू एंड इधर से जी ऑफ एक्स माइनस यू, और यहाँ पे डी यू और एक्स माइनस यू जो है इसको आप भी मान लीजिए, दैट इज यू इक्वल टू जो है कि एक्स माइनस वी, ऐसे आ रहा है। तो इसको इंटरचेंज करके जाइए तो देखेंगे कि ये रिजल्ट जो है करेक्ट हो जाएगा। तो दैट एक्चुअली क्या आएगा, तो इसमें जी क्रॉस ऑफ जो है कि जी ऑफ एफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन जो था एक करेक्ट था। ठीक है, तो बाकी दो जो ऑप्शन करेक्ट नहीं था, तो इसलिए इसका आंसर ए होना चाहिए। तो बेसिक प्रॉपर्टी से पूछा गया था क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट था कि यहाँ पे देखिए क्या था कि दो एक्चुअली यूनिट सेल गिवन था, और जहाँ पे बोला गया था सेम साइड है, और इस जो साइड है कि दोनों का सेम है, और फार्मी स्फीयर दोनों में गिवन है, और बोला गया था स्पेसिफिक 2 डायमेंशन बोला गया था। बोला गया था क्वेश्चन क्या था कि एक्चुअली द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन का जो कंसंट्रेशन होगा फ्री इलेक्ट्रॉन का वो क्या होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एक्चुअली, ये जो है कि फार्मी सरफेस क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए कि इसमें जो एरिया है ए का ए स्क्वायर है, क्योंकि ये जो साइड है ये है एरिया ऑफ ए इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया क्या है कि ए का जो एरिया है कि स्क्वायर, तो सिमिलरली बी का जो एरिया है ये भी क्या है कि स्क्वायर है। ठीक है, दोनों साइड का एरिया साइड सिमिलर है, तो दैट मींस एक्चुअली एरिया भी सेम है। देखिए कि इसमें क्या आएगा कि इसमें देखिए कि ये जो एक्चुअली क्या है कि इसमें जो रेडियस हो रहा है, ये जो फार्मी स्फीयर आ रहा है, तो इसमें जो रेडियस हो रहा है दैट एक्चुअली क्या है कि जो ए यहाँ पे जो है बी, ठीक है, इसको बी से डिफाइन किया गया है, ए जो है सिस्टम ए। देखिए कि ऐसे गिवन था कि ए सिस्टम था, ए बी सिस्टम था, तो ए बी जो है बी सिस्टम के लिए जो फार्मी स्फीयर आ रहा है, इसमें जो रेडियस आ रहा है जिसके बी इक्वल टू क्या है कि देखिए इधर जो है a/2 आ रहा है, दैट इज एक्चुअली a/2, और इसमें देखिए इसमें जो स्फीयर का जो रेडियस आ रहा है एक्चुअली देखिए ए जो है ना एक्चुअली a/2, ठीक है, बट ए जो आ रहा है ए अंडर जो है कि देखिए इसको चेंज होगा कि a/2, ठीक है, क्योंकि देखो इधर से देखिए कि ये जो फार्मी स्फीयर हो रहा है, तो देखिए कि इधर जो आ रहा है दैट इज एक्चुअली a/2 आ रहा है, बट इधर जो आ रहा है दैट इज एक्चुअली क्या आ रहा है a/2, ठीक है, कि यहाँ पे जो आ रहा है कि ये फार्मी स्फीयर का जो रेडियस जो है कि a/2 आ रहा है, ठीक है, तो ये आ गया। और क्वेश्चन में बोला गया था 2 डायमेंशन, तो डायमेंशन दैट मींस एक्चुअली क्या है कि डायमेंशन के लिए फार्मी जो स्फीयर होता है कि इस डिपेंडेंसी ऑफ जो होता है कि 2πn अंडर जो है कि a, ऐसे होता है डायमेंशन के लिए 2πn अंडर a। तो फिर क्या होगा कि कंसंट्रेशन पूछा गया था एन बी अंडर एन ए का, तो एक्चुअली क्या आएगा कि के बी अंडर के ए का जो है कि स्क्वायर, सो दैट मींस ए अंडर रूट 2 इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। के जो है यहाँ पे ये जो है कि फार्मी रेडियस है, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा कि ए अंडर रूट 2 का स्क्वायर अंडर जो है कि ए अंडर 2 इसका स्क्वायर, सो दैट मींस एक्चुअली क्या आ रहा है यहाँ पे जो आ रहा है दैट इज 2 आ रहा है। अब देखिए कि एन बी अंडर एन ए पूछा गया था, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा कि 2 करेक्ट होगा। फार्मी रेडियस है इसमें से रिजल्ट आ रहा है, कंसंट्रेशन का जो फॉर्मूला होता है ये आपको लगाना था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या था कि ओपन गिवन था, और देखिए यहाँ पे क्या था तो यहाँ पे जो है इनवर्टिंग है, और ये जो है फीडबैक रेजिस्टेंस, और ये जो है इनपुट रेजिस्टेंस। तो ये जो फॉर्मूला होता है आउटपुट वोल्टेज पूछा गया था, दैट एक्चुअली माइनस ऑफ जो है कि RF और फीडबैक रेजिस्टेंस, और जो है कि और जो है इनपुट जो वोल्टेज, तो VI अंडर जो है कि RI, ये फॉर्मूला होता है, दैट इज एक्चुअली माइनस ऑफ RF का वैल्यू 4 था,
और वी आई का जो वैल्यू है देखिए कि इसके लिए क्या है कि 2 वोल्ट और देयर इज 2 अंडर, इसके लिए जो रेजिस्टेंस था 2 था, तो प्लस ऐसे करके नेक्स्ट जो दो केस है उसमें क्या होगा कि 3 अंडर 3 और लास्ट केस में क्या था कि 5 अंडर 5, और ये जो है कि यूनिट वोल्ट में पूछा गया था, ठीक है। दैट इज इक्वल टू जो आ रहा है कि -12 वोल्ट। और ये जो क्वेश्चन था एक्चुअली ये नया टाइप क्वेश्चन था और इसमें बोला गया था कि जो रिजल्ट क्या होगा आउटपुट वोल्टेज, और बोला गया था कि कितना वोल्ट होगा, तो आंसर ना -12 आंसर करेक्ट है इसका, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि कंसीडर ए 3 डायमेंशन सिस्टम ऑफ द नॉन इंटरैक्टिंग बोसोन्स with zero chemical potential. This is zero chemical potential. The energy of the system is epsilon is proportional to k square, and the k is the wave vector. The lower temperature, specific heat of the system at a constant volume depends on the temperature. As like this, actually Cv is proportional to T over n under 2. क्वेश्चन बोला जा रहा है कि n का वैल्यू क्या होगा, और यहाँ पे बोला गया था n इज एन इंटीजर, n का वैल्यू क्या होगा कि इंटीजर। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि इसको सॉल्व करने के लिए जो बेसिक फॉर्मूला होता है या ये जो टॉपिक है ना, ये हम लोग कहाँ पे स्टडी करते थे कि एक्चुअली ये जो है बोसोन के लिए जो है कि स्पेसिफिक हीट या जो है एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, देखो कि एक जो होता है कि बोसोन के लिए Cv इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिपेंडेंसी जो होता है T ओवर T अंडर S, ठीक है, ये होता है। और क्या है कि बोसोन के लिए, और जो देखिए इधर जो है कि इधर पे E जो होता है E प्रोपोर्शनल टू K ओवर N, वेव नंबर जो है वेव वेक्टर जो है उसका डिपेंडेंसी K का पावर में जो रहेगा यहाँ पे N जो रहता है वो यहाँ पे यूज होता है, ठीक है, D अंडर S ऐसा, या D अंडर N ऐसे भी लिख सकते हो कि D अंडर N, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फॉर मासलेस बोसोन के लिए N का वैल्यू 1 होता है और फॉर द मैसिव बोसोन के लिए N का वैल्यू 2 होता है, ठीक है, ऐसा फॉर्मूला यूज होता है इसमें। तो ठीक है, तो अभी देखो कि अभी यहाँ पे क्या था कि T ओवर N का वैल्यू 2 था, तो दैट मींस एक्चुअली क्या है कि T ओवर जो है कि D अंडर 2, तो ये ना क्वेश्चन में एक्चुअली गिवन ही था कि N अंडर 2, ठीक है, बट क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन में स्पेसिफिक डिफाइन किया गया था कि 3 डायमेंशन में क्या होगा, तो दैट मींस एक्चुअली क्या होगा इसमें 3 अंडर 2, तो ये पूछा गया था कि इसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। और एक चीज इसमें भी आपको याद रखना है कि फर्मियन के लिए क्वेश्चन आता तो क्या होगा कि फर्मियन के लिए ना ऑलवेज क्या होता है कि Cv इज प्रोपोर्शनल टू T होता है, मतलब ये क्वेश्चन फर्मियन में पूछा जाता है तो आंसर क्या होगा कि Cv इज प्रोपोर्शनल टू T, ये ऑलवेज होता है, ठीक है। बट जो डायमेंशन इसमें 2 डायमेंशन पूछा जाता तो इसमें क्या होता है कि 2 अंडर 2, ठीक है, तो Cv क्या होगा कि T ओवर 3 अंडर 2, और मासलेस बोसोन के लिए क्या होगा, दैट इज एक्चुअली जो Cv होता है Cv इज प्रोपोर्शनल टू, फॉर मासलेस बोसोन के लिए Cv इज प्रोपोर्शनल टू T ओवर ओनली डायमेंशन होता है, ठीक है, दैट इज एक्चुअली मासलेस बोसोन, दिस इज एक्चुअली मासलेस बोसोन के लिए, और ये जो है मैसिव बोसोन के लिए फॉर्मूला, ठीक है, मैसिव बोसोन के लिए, ठीक है। देखो कि मासलेस बोसोन के लिए इनका वैल्यू जो है कि इनका वैल्यू 1 होता है, और मैसिव बोसोन के लिए इनका वैल्यू स्पेसिफिक क्या होता है कि 2 होता है, तो एक क्वेश्चन में एक्चुअली वही पूछा गया था। और इसमें डिपेंडेंसी जो है उसमें भी आप कर सकते हो कि K का डिपेंडेंसी क्या था कि E प्रोपोर्शनल टू K ओवर N क्या था, तो इसमें से आ रहा है कि ये जो रिजल्ट है इसका 3 होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या था, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द सुपर कंडक्टर। देखो सुपर कंडक्टर के लिए 4 ऑप्शन गिवन था और बोला गया था इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो एक जो ऑप्शन था ऐसा कि एक सुपर कंडक्टर है तो और क्या है कि टेम्परेचर जो है ट्रांजिशन टेम्परेचर से ज़्यादा है टेम्परेचर, तो उसी केस में क्या होगा कि लाइन ऑफ जो फोर्स है तो क्या होगा वो क्या होगा मैग्नेटिक लाइन्स क्या होगा कि इसके अंदर प्रेजेंट होगा, तो ये होता है, ठीक है, ये पैरा मैग्नेटिक हो या सुपर कंडक्टर मटेरियल हो, दोनों में ये होता है। परफेक्ट जो है कंडक्टर सॉरी एक्चुअली देखिए कि परफेक्ट कंडक्टर हो या सुपर कंडक्टर हो, दोनों केस में एट टेम्परेचर जब ट्रांजिशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसी टाइम में लाइन ऑफ जो फोर्स वो प्रेजेंट होता है इनसाइड, ओके, तो ये करेक्ट था। तो नेक्स्ट देखिए क्या था कि टेम्परेचर जब ट्रांजिशन टेम्परेचर से कम हो रहा है उसी टाइम भी क्या है कि ये जो है लाइन ऑफ फोर्स का मतलब क्या है कि इनसाइड हो रहा है, तो ये नहीं होता है, ये फॉर परफेक्ट कंडक्टर के लिए होता है, बट सुपर कंडक्टर के लिए क्या होता है कि इनसाइड जब टेम्परेचर ट्रांजिशन टेम्परेचर कम रहता है
उसी टाइम इनसाइड लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है, कोई भी प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो ऑप्शन है करेक्ट है, क्योंकि देखिए कि इधर इधर क्या हो रहा है कि लाइन ऑफ फोर्स जो है वो बाहर में है, इनसाइड नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि एक सुपर कंडक्टर जो है परफेक्ट लाइक ए डायमैग्नेटिक की तरफ बिहेव करता है, तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। और ये देखिए ये क्या हो रहा है कि आइसोलेटर से कम टेम्परेचर पे ये क्या हो रहा है कि इनसाइड हो रहा है, तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है कि ए एंड सी। ये एक्चुअली मेसनर इफेक्ट से पूछा गया था। मेसनर इफेक्ट से जो एक्चुअली एविडेंस है, मेसनर इफेक्ट जो है एक्चुअली सुपर कंडक्टर एज लाइक ए डायमैग्नेटिक मटेरियल, इसलिए एक करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। और ये जो है ये परफेक्ट कंडक्टर हो या सुपर कंडक्टर हो, दोनों केस में करेक्ट है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या था कि एटॉम इज सब्जेक्टेड टू ए वीक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो है कि बी द नंबर ऑफ लाइंस इन द ज़ीमन इफेक्ट, ज़ीमन स्पेक्ट्रम फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम द n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 0। देखिए पहला जो है कि फील्ड का नेचर कैसा है कि वीक है, दैट मींस एक्चुअली जो हो रहा है कि एनोमलस ज़ीमन इफेक्ट हो रहा है, दैट मींस यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगा ऑर्बिटल एंड स्पिन दोनों के लिए, ठीक है, स्पिन ऑर्बिटल इंटरसेक्शन के लिए वीक बोला गया था। कोई क्वेश्चन में वीक बोला जा रहा है तो दैट मींस एक्चुअली स्पेसिफिक जो ज़ीमन इफेक्ट होता है एनोमलस ज़ीमन इफेक्ट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या हो रहा है कि n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1 तो s j का वैल्यू क्या आएगा कि j का वैल्यू जो है कि l प्लस हाफ या l माइनस हाफ, दैट मींस एक्चुअली एक जो आएगा कि 302 और एक जो आएगा कि हाफ। और इसमें देखिए l का वैल्यू 1 था, दैट मींस एक्चुअली l1 दैट मींस p आ रहा है p, और जब मल्टीप्लिसिटी है तो s प्लस 1 दैट मींस एक्चुअली 2 आ रहा है, ठीक है। तो एक तो आएगा एक और एक जो आएगा इसके लिए क्या आएगा, देखिए इधर क्या आएगा कि 1 l का वैल्यू 1 एंड l का वैल्यू 0, l का वैल्यू 0 दैट मींस एक्चुअली क्या आएगा, दैट इज एक्चुअली जो आ रहा है दैट इज एक्चुअली 0 आ रहा है, इधर से क्या आएगा, दैट इज एक्चुअली s आएगा, ठीक है, s आएगा ये। तो s क्या होगा कि हाफ आ जाएगा, ठीक है, l का वैल्यू 0 तो j का वैल्यू क्या आएगा, l प्लस s l माइनस s का मॉड वैल्यू, एक्चुअली s का वैल्यू j का वैल्यू हाफ आ जाएगा। और इसमें मल्टीप्लिसिटी क्या आएगा 2s प्लस 1, एक्चुअली क्या होगा ये 2। तो देखो a जो है इसके लिए दोनों केस आ रहा है और इसके लिए क्या हो रहा है कि एक केस आ रहा है, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म जो है इसमें 2 आ रहा है और इसमें 1 आ रहा है। देखो तो फिर इसमें क्या आ रहा है, तो देखो कि ट्रांजिशन इसमें हो सकता है कि एक जो है कि 2p 3/2 से 2s हाफ पे, और एक जो होगा कि 1p 2p हाफ से लेके 2s हाफ, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है कि कितना ट्रांजिशन हो रहा है, इसको करना है, ठीक है। तो देखो ये जो तरीका होता है इसको करने का क्या है कि एक्चुअली तो पहला केस देख लेते हैं इसके लिए क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा देख लेते हैं। तो okay, इसमें क्या हो रहा है कि j का वैल्यू जो है कि 302, तो दैट मींस j का वैल्यू क्या आएगा कि 302 हाफ और जो है कि माइनस हाफ, नेक्स्ट जो है कि एक्चुअली माइनस 3 जो है कि 2, ठीक है। a आ रहा है 2p 302 के लिए, ठीक है। और इसमें s हाफ था, दैट मींस हाफ, और इसमें जो है कि माइनस हाफ। तो देखो कि ट्रांजिशन कितना आ रहा है, तो ये देखो 302 माइनस ऑफ हाफ, तो क्या हो रहा है 302 हाफ, ये जो है एक्चुअली mj का वैल्यू है, ठीक है। तो क्या होता है सिलेक्शन रूल फॉर द एनोमलस ज़ीमन इफेक्ट के लिए टेल ऑफ mj का वैल्यू क्या होना चाहिए 0 या प्लस माइनस 1 होना चाहिए। और एक चीज ध्यान में रखना है 0 से 0 ट्रांजिशन अलाउड नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे तो 0 से 0 ट्रांजिशन नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो 302 हाफ तो ये अलाउड है, बट 302 माइनस ऑफ हाफ ये नहीं होगा, ठीक है। तो एक आ गया, देखिए फिर हाफ से हाफ आएगा और हाफ से माइनस हाफ ये भी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है 0 प्लस माइनस 1, इसमें आपको आना चाहिए टेल ऑफ mj का वैल्यू। तो इधर से भी ये आएगा, इधर से भी होगा ये, और देखिए -3/2 माइनस हाफ ये नहीं होगा, बट -3/2 माइनस से प्लस आ जाएगा तो ये होगा। तो इसमें जो बन रहा है कि टोटल 6 आ रहा है, टोटल जो लाइन आ रहा है 6 आ रहा है। तो इसमें देखिए और जो एक पॉसिबिलिटी है जो है कि इस p हाफ के लिए, तो हाफ के लिए क्या होगा कि mj का वैल्यू एक आएगा हाफ और एक जो है कि माइनस हाफ, ठीक है। और इसका वैल्यू हाफ और इसमें जो है कि माइनस हाफ, ठीक है। इसमें ट्रांजिशन देखना है तो इसके लिए देख रहे हैं हम लोग। तो पहला इसके लिए देख लिया कि टोटल कितना आया है, उसके लिए 6 आया है। देखो ये हाफ से हाफ आएगा और हाफ से माइनस हाफ भी होगा, और इस माइनस हाफ से हाफ भी होगा, और माइनस हाफ से माइनस हाफ भी होगा। तो इसमें कितना आ रहा है कि 4 आ रहा है, ठीक है।
तो डिफरेंट लेवल पे ट्रांजिशन होता है, तो इसलिए 2p3/2 से 2s हाफ ही होगा। ऐसा नहीं है कि 2p3/2 से 2p हाफ में होगा, क्योंकि वो तो सेम लेवल पे है, n इक्वल टू 2 के लिए है, तो डिफरेंट लेवल पे होता है। तो इसलिए कितना आ रहा है कि इसमें 6 और इसमें जो है कि 4, तो टोटल कितना आ रहा है 10। तो इसलिए जो नंबर ऑफ लाइन्स जो आएगा इसमें इस जीवन स्पेक्ट्रम में कितना कि 10, टोटल जो है कि 10। क्लियर? तो ये क्वेश्चन का जो रिजल्ट है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया था, आई इक्वल टू जो है इंटीग्रेशन में पूछा गया था कि इंटीग्रेशन ऑफ v ऑफ डेल स्क्वायर अपॉन बाई आर ऑफ dv, और r का वैल्यू था कि पर नंबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया था कि i इक्वल टू क्या है, i इक्वल टू जो है कि माइनस ऑफ 4 पाई। देखो ये जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज एक्चुअली क्या है कि माइनस ऑफ 4 पाई ऑफ जो है कि डेल्टा क्यूब ऑफ r, तो ऐसे होता है। ठीक है, देखो पहला जो है कि ये जो स्टेटमेंट है कि -4 पाई इफ r इक्वल टू 0 इज इनसाइड जो है कि इनसाइड बोला गया था, तो ये करेक्ट है। ठीक है, तो r इक्वल टू 0 से क्या होगा, r इक्वल टू 0 पे -4 पाई, तो क्या होगा इनसाइड क्या होगा, इसका जो इंटीग्रेशन रिजल्ट -4 पाई, ये करेक्ट है, तो इसमें वो यूज करना था। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट जो है कि नॉट इनसाइड द वॉल्यूम, तो ये 0 हो जाएगा, करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्या था कि इंटीग्रेटेड डाइवर्जेंस, तो इंटीग्रेट मतलब क्या है कि ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है इसमें देखिए कि r टेंड्स टू इनफाइनाइट पे डाइवर्ज हो जाएगा। देखो कि जो है कि r टेंड्स टू इनफाइनाइट दैट मींस क्या है कि जो रिजल्ट है इंटीग्रेट का क्या होगा कि r इक्वल टू 0 पे क्या होगा कि r इक्वल टू 0 पे डेल स्क्वायर 1/r पूछा गया था, तो ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा कि डेल जो फंक्शन होता है, डेल्टा फंक्शन का जो प्रॉपर्टी होता है कि r इक्वल टू 0 पे इनफाइनाइट एंड r नॉट इक्वल टू 0 पे क्या होता है कि 0 आता है। ठीक है, r नॉट इक्वल टू 0 पे 0, तो इंटीग्रेटेड वैनिसेस, तो ये करेक्ट है। ठीक है, तो ये करेक्ट है। और r टेंड्स टू इनफाइनाइट क्या होगा कि इंटीग्रेटेड डाइवर्ज, तो हाँ, तो देखो कि क्या हो रहा है कि r इक्वल टू 0 पे तो r नॉट इक्वल टू 0 पे क्या होगा कि इंटीग्रेटेड जो है वैनिस हो जाएगा, तो ये करेक्ट है। और डाइवर्ज होना चाहिए r इक्वल टू 0 पे। ठीक है, बट यहाँ पे बोला गया था r टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऐसा ऑप्शन था, तो क्या ऑप्शन था तो करेक्टली नहीं आया है, बट जो आंसर ना एक्चुअली 3 ऑप्शन इसमें करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, डेल स्क्वायर ऑफ 1/r एक्चुअली इंटीग्रल जो है वो डाइवर्ज होगा r इक्वल टू 0 पे, ऐसा एक ऑप्शन होना चाहिए। और वैनिस होगा इंटीग्रेट वैनिसेस फॉर द r नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि वो डिराइव्ड डेल्टा फंक्शन से आ रहा है। डेल्टा फंक्शन में जो प्रॉपर्टी होता है कि r नॉट इक्वल टू 0 पे उसका वैल्यू जो होता है कि 0, तो इससे इंटीग्रेट जो वैनिस हो जाएगा। ठीक है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। और ये एक्चुअली r इक्वल टू 0 पे इंटीग्रेट जो है कि डाइवर्ज होना चाहिए, तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है, ये जो ऑप्शन ये करेक्ट नहीं है सर। r इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसमें r टेंड्स टू इनफाइनाइट ना होके 0 होता तो करेक्ट होता। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या था कि एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन गिवन है और बोला गया था कि u बार जो है कि -2 अंडर z - 1 हैज कि एक जो बोला गया था ऐसा कि ये सेंट्रल पोल एट z इक्वल टू 1, ए ब्रांच पॉइंट एट z इक्वल टू 1, एन एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो एक जो है यहाँ पे देखिए कि एक एसेंशियल सिंगुलरिटी टाइप है, और इसका रेसिड्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, इसको एक्सपांशन कर दीजिए तो रिजल्ट आ जाएगा z इक्वल टू 1 पे -2, तो ये दो ऑप्शन जो है ये करेक्ट है इसका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या था कि व्हिच एलिमेंट डज नॉट शो द ESR इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। तो इस पर देखिए कि ऐसा 4 या 5 जो एलिमेंट गिवन था, और इसमें देखना था कि जो एक्चुअली एलिमेंट गिवन था उसमें से किसमें एक्चुअली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है कि जो है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए एक्चुअली क्या होता है ESR जो है एक्चुअली क्या होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिस एलिमेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है उसमें ESR प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब ESR शो करता है जो एलिमेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो इसमें आप कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि जो G10 था, तो इसमें ना इलेक्ट्रॉन का जो कंट्रीब्यूशन आप देखेंगे तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं था या अनपेयर्ड नहीं होता है, तो इसलिए इसमें क्या होगा कि ESR जो है वो शो नहीं करेगा। ठीक है, इसका जो होता है कि 30 होता है सर, तो ऐसे गिवन था एक्चुअली, तो ऐसे 4 या 5 एलिमेंट गिवन था, तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं था, तो वो क्या होगा कि इसका आंसर होगा, तो Z10 करेक्ट होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया था, देखो कि P और P एंड Q दो वेक्टर्स गिवन था, और दोनों के लिए बोला गया था कि इसमें बोला गया था कि P एंड Q जो है कि कम्यूट कर रहा है।
पी एंड क्यू जो है कॉमेट करना है। तो देखो कम्यूटेशन होने के लिए जो है कि ए बी माइनस बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो दोनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है इसको कर दीजिए कि ए बी माइनस बी है, तो इसका रिजल्ट जीरो आ रहा था, ठीक है, तो जीरो एक्चुअली जब इस दो जो मैट्रिक्स है कॉमेट कर रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए कि पी एंड क्यू आर द डिफरेंट सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स। तो ये नहीं होगा क्योंकि ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि दो जो मैट्रिक्स या दो ऑपरेटर जब कमेंट करता है तो उसी केस में क्या होता है कि आइगन वेक्टर्स क्या होता है कि एक्चुअली आइगन वेक्टर जो है सेम आइगन वेक्टर होता है, ठीक है, साइमल्टेनियस आइगन वेक्टर होता है। बट ये ऑप्शन में बोला गया था डिफरेंट सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स, तो ये नहीं होगा, तो ये रॉन्ग है। और नेक्स्ट देखिए क्या है कि पी एंड क्यू आर द सेम आइगन वैल्यूज। तो दोनों मैट्रिक्स का आप आइगन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो दोनों का आइगन वैल्यू जो है कि सेम है, तो दैट मींस ए ऑप्शन भी करेक्ट। और बोला गया था पी इज डायगोनलाइजेबल डायगोनलाइजेबल, तो ए भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो डायगोनलाइजेशन टेस्ट करने का जो तरीका होता है डी इक्वल टू पी इनवर्स ऑफ जो है कि पी, और जो है कि देखो ऐसा होता है कि एक मॉडल मैट्रिक्स आपको प्रेजेंट करना है जैसे डायगोनल का कि एम इनवर्स और जो है कि यहाँ पे पी और जो है कि एम। तो ऐसा तरीका होता है कि मॉडल मैट्रिक्स से पहले कैलकुलेट करना है मॉडल मैट्रिक्स और उसमें जो है कि उसका इनवर्स, देन जो जिस मैट्रिक्स का आपको डायगोनल चाहिए उसको ऐसे कैलकुलेट करने से देखेंगे तो कि इसका ये जो पी मैट्रिक्स था ये डायगोनलाइजेबल नहीं था, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग था। तो इस ये भी एमएसक्यू टाइप एक क्वेश्चन था मैथ फिजिक्स से। और देखिए इसका ऑप्शन जो करेक्ट होना चाहिए कि ए एंड सी। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखिए ए लाइट इंसिडेंट फ्रॉम द n1 रिफ्लेक्टिव मीडियम तो एनदर मीडियम जा रहा है कि n2, और इसका जो है कि इन एंगल जो एंगल बन रहा है इसमें tan इनवर्स ऑफ जो है कि n2 अंडर n1। तो देन व्हिच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था 1 का। तो देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा रिफ्लेक्टेड वेव इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द इंसिडेंट, ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, परपेंडिकुलर होगा एंड जो है कि रिफ्लेक्टेड वेव परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द इंसिडेंट, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। तो यही था टोटल 35 क्वेश्चन। तो अभी इतना ही, थैंक यू।